जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फंडा यूपीएससी में। और जैसे कि स्टडी फंडा ने एक इनिशिएटिव लिया है जहां पे आपके पेपर 2 की प्रिपरेशन फॉर योर अपकमिंग सीएपीएफ एसी 2024 हम यहां पे कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वहां पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे डिस्कस करेंगे। टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया था, इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज एंड चैलेंजेस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, क्या क्या चीजें उस पर कवर करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका सिर्फ इंटेंशन ये है कि चलो यार ये तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखता है और आज मुझे इसके ऊपर लिख लेता हूं बस हो जाएगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये लेक्चर देखने से पहले जो हमने लेक्चर 1 में इंटरनल सिक्योरिटी की पूरी थीम कवर कराई थी, ठीक है, ऑल्सो ऐसे कैसे लिखा जाता है, एक ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ड लिमिट कैसे हमें मेंटेन रखनी है, कितने टाइम में हमारा ऐसे होना चाहिए, ये सारी चीज मैंने वहां पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। सो पहले आप वो जाके देखिए। अगर आप ऐसे को समझते हो तो आप किसी भी टॉपिक को लिख लोगे, वेरस अगर आप सिर्फ इस टॉपिक को पहली बार देख रहे हो तो आप यहीं तक सीमित रहोगे। ओके, एंड वन मोर थिंग, जो हमारा पहला थीम था इंटरनल सिक्योरिटी का, हर बार एक क्वेश्चन इसके ऊपर से पक्का आना ही आना है। इसमें से आपको बहुत सारी चीजें मैंने बताई है, वहां हमने डिस्कस किया कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सिक्योरिटी, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, नए नए टर्मिनोलॉजीज जैसे कि टेररिज्म क्या है, टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नक्सलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सारे क्या है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस ही है। ओके, तो आप जितना अच्छे से इन्हें समझ पाओगे उतना ही ब्यूटीफुली आप इन्हें अपने ऐसे में एक्सप्रेस कर पाओगे, है ना। अदरवाइज वो ये कि टेररिज्म भी एक बराबर, नक्सलिज्म भी एक बराबर और कम्युनलिज्म भी एक बराबर, थोड़ा सा आपको अगर इनकी थिन लाइन, इनका ऑब्जेक्टिव पता चले तो आप इन्हें प्रॉपरली यूज कर पाओगे, राइट। एंड स्टार्ट करेंगे हम कुछ क्वेश्चन से। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के, आप लोगों के इतने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं और उसमें कुछ मुझे जेन्युइन डाउट्स भी लगते हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें आज एड्रेस करना चाहिए एंड रेगुलरली आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता है आप बिल्कुल यू आर फ्री टू आस्क, राइट। आपके कमेंट, आपका प्यार ही हमें इंस्पायर करता है कि हम कल से बेटर और अच्छा कंटेंट आपको कैसे डिलीवर कर सके, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इलस्ट्रेशन के फॉर्म से। ओके, एंड जस्ट एक रैंडम थॉट मेरे दिमाग में आया है कि क्यों ना, जब हमने सीरीज स्टार्ट ही की है और हमें पता है कि यार ये तो 60-70 दिन चलने वाला है, मैं आपके एग्जाम तक ये सारी सीरीज कंटिन्यू में करने वाला हूं। ओके, एक आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, तो क्यों ना आप इसमें अपनी अटेंडेंस लगा दो किसी भी फॉर्म में, लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो, कमेंट कर दो, कुछ चीजें गलत है उसे करेक्ट कर दो। ओके, एंड जो भी यहाँ पे रेगुलर रहेगा, इट इज नॉट दैट कि मुझे आपके बहुत ही प्यारे कमेंट्स ही चाहिए, क्रिटिसाइज करो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, जो भी यहाँ पे कंटिन्यूटी बनाए रखेगा मैं पर्सनली उसकी आंसर शीट चेक करूंगा। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया है कि हिंदी मीडियम वैल्यू कर पाएगा क्या। ऑफ कोर्स, ठीक है, मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूं, मैंने देखो कंटेंट तो मैंने बहुत सारा दिया है आपको पहले लेक्चर में इंटरनल सिक्योरिटी में, बट क्या मैंने ऐसा ऐसी कोई लैंग्वेज यूज की जो आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो देखो, हिंदी जस्ट एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने ऐसे को व्यक्त करोगे। ओके, सो लेकिन जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, वो मैं आपको इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है, कि वो हर किसी को समझ जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश वाले बंदे ने ये तो नहीं बोला सर मुझे इंटायरली इंग्लिश में ही समझाओ, सो ये बाइलिंगुअल ही है, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप अपने थॉट्स को अगर प्रॉपरली वहां पे मेंशन नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक थोड़ा सा अपने साइड से एफर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस, बट यस ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम एस्पिरेंट हम चीजें हिंदी में ही समझते हैं, देन हम उसे अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं और वही एक अच्छा ऐसे होता है। सो बिल्कुल हिंदी वाले भी वैल्यू ऐड कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन नहीं है, जस्ट सजेशन, सर पेड ना करना, अब नहीं तो बच्चा नहीं आएगा, ठीक है। पेड का सवाल ही नहीं आता है। हर साल स्टडी फंडा इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है कि पहले किसी और ने भी बहुत अच्छे से समझाया है, तो हर साल ये इनिशिएटिव आता ही है, ठीक है, और ये आपके लिए ही आता है। सो डोंट वरी, ये पेड नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर आपको पेड में एनरोल करना है तो बिल्कुल आप भी कर सकते हो, बट
फर्स्ट एक थिंग आपने रियलाइज की होगी, जो क्वालिटी कंटेंट है उसमें देर इज नो कॉम्प्रोमाइज। यस, पेड में कुछ प्रिविलेजेस होते हैं जहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस, फीडबैक, आपकी आंसर चेकिंग, एक आइडियल आंसर कैसे लिखना है, आप अपने ऐसे को कैसे एनरिच कर सकते हो, वहां पे पर्सनल मेंटरशिप होती है। जस्ट उसकी एक नॉमिनल फी होती है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आई अश्योर यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सर प्लीज प्रोवाइड सम स्टैंडर्ड वर्ड। ठीक है, इनका कहना है प्लीज प्रोवाइड सम स्टैंडर्ड वर्ड whose we could use in broad way like some connectors words because of I am student of state board। चलो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, डेफिनेटली ऐसे के माध्यम से ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम, जो हमारा एक पैसेज एंड हो रहा है, हम कैसे एक हिंट देते हैं कि हमारा अगला पैसेज कैसे स्टार्ट होगा। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल समझ जाएगी आज। और स्ट्रक्चर कैसा है, इंपॉर्टेंट वर्डिंग कैसे यूज करनी है, और वो जो वर्ड्स होते हैं वो लाने कहां से, ये भी आज आप बने रहिए। तो ये आपका डाउट भी मैं आज यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, सर टॉपिक पर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर पाता हूँ, व्हाट शुड आई डू। ठीक है, टॉपिक पर अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर पा रहे हो, जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम, थोड़े दिन और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, जस्ट एक हफ्ता 10 दिन अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूटी बनाए रखते हो, तो एक चीज मैं श्योर करता हूं, मैं आपको इतना ट्रिगर करूंगा। ठीक है, एक ही चीज मैं इतने बार रिपीट करूंगा कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब समझ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये 60-70 दिन तक कंटिन्यू होगा, लेकिन आई होप कि आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तब क्या होगा, आप अपने आइडियाज यहाँ पे ऐड करोगे। ओके, वेरएस 10 दिन में आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि यार ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ओके, आफ्टर दैट बिल्कुल आप सीखोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी। सर हिंदी में पेपर 2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप पेपर 2 जो है सीएपीएफ का, उसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो। सेम क्वेश्चन है, सर ऐसे हिंदी में भी हो गई है क्या? ओके, सो हो गई नहीं, पहले भी आप ऐसे को हिंदी में लिख सकते हो, पेपर पहले भी हिंदी में लिख सकते थे सीएपीएफ के पेपर 2 में, एंड अभी भी लिख सकते हो यहाँ पे। देन और एक क्वेश्चन है, सर दिस इज ग्रेट इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय स्टडी फंडा टीम, this is very helpful for student like me, but sir I have a question, should I write essay in हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है, ये डाउट बहुत सारे स्टूडेंट का होगा। ठीक है, तो जो भी आपके दिमाग में डाउट आता है, प्लीज कमेंट में आप हमें बताइए। ओके, क्योंकि किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। क्लासरूम में 10 लोगों को किसी को मैथ समझ में नहीं आती, लेकिन एक बच्चा है जो हैंड रेस करने की हिम्मत दिखाता है, और उसके वजह से पूरे क्लास को बेनिफिट होता है। सो फर्स्टली बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये इतना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे रेस किया है, बिकॉज आई थिंक आई डोंट हैव गुड कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, सो प्लीज गाइड मी। माई थॉट इज आई शुड ट्राई टू राइट इन इंग्लिश बिकॉज वी हैव टू राइट ऑल पेपर इन इंग्लिश एक्सेप्ट ऐसे। ओके, सो बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको पहले ये समझाता हूँ कि जो हमारा सीएपीएफ का एग्जाम होता है, उसमें जो हमारा ऐसे पार्ट है, 6 ऐसे होते हैं, 6 में से हमें 4 लिखना है, 20-20 मार्क के होते हैं। तो आपका पेपर कुछ इस तरीके से आता है, हिंदी में भी दिया होगा, इंग्लिश में भी दिया होगा। जो भी लैंग्वेज आपको चूज करना है आप लिख सकते हो, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ऐसे आर्ग्यूमेंट आपको इंग्लिश में ही लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है यार, एक चीज ना, थोड़ी सी आप जिस पोजीशन पे हायर होंगे उसकी भी इंपॉर्टेंस समझिए। ओके, गैजेटेड ए ऑफिसर हो, आपको मे बी एक टाइम आएगा कि आपको डायरेक्टली डीजी, डीआईजी इन सबको अपने रिपोर्ट सबमिट करने होंगे मिनिस्टेरियल लेवल पे, और मिनिस्टेरियल लेवल पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आ सकते हैं। तो एक कॉमन लैंग्वेज क्या है जो आप पूरी हम इंडिया में यूज कर सके, ताकि हम जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स है उन्हें भी कम्युनिकेट कर सकें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रख के इंग्लिश को आपको यार थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, उससे आप भागो मत। ओके, सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना है आपको कि यार चलो ऐसे में बस पेपर मैनेज हो जाए, उसके बाद इंग्लिश को तो जाने दो, भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म सोचिए थोड़ा, शॉर्ट टर्म ये टारगेट हो गया, लॉन्ग टर्म आपको वहां उस लेवल पे भी सोचना है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं समझता हूं आप ये इंश्योर करते हो कि नाम आपका मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, वर्दी 3 स्टार आपको मिलने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सर प्लीज बाइलिंगुअल प्रोवाइड कराइए ऐसे। सो अभी तक आई थिंक कि बाइलिंगुअल ही चल रहा है। अगर आपको लगता है बाइलिंगुअल नहीं है, तो मुझे ये भी बताइए कि कौन सी चीज क्या इंप्रोवाइज मुझे करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, सर ऐसे हिंदी में भी बताओ ना एक बार। ठीक है, बिल्कुल मैं हिंदी में भी ऐड करूंगा वेरी सुन। सर रिपोर्ट राइटिंग का भी सॉल्यूशन बता दो। देखो, आपको ऐसे पे मास्टरी हो गई, इफ हो गई है तो थोड़ा सा वेट करो। मैं जो सिखा रहा हूं, मैं उस बंदे को सिखा रहा हूं जो पहली बार
ये एग्जाम देने वाला है, जो मे बी सीडीएस की तैयारी करता है लेकिन उसे लगता है कि यार सीएपीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन है, ओके, जिसे ग्रामर पे कॉन्फिडेंस है लेकिन लिखने में कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि सीएपीएफ में सीडीएस में लिखना नहीं होता है। सो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा वेट और थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए, ताकि मैं हर एक रिपोर्ट, हर एक आर्गुमेंट का मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट देने वाला हूं, बहुत अच्छे लुकिड वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आप यूट्यूब पे आर्गुमेंट लिखना सिखा दो। बिल्कुल, ये भी हो जाएगा। सर इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन पेपर 2? देखो यार, पेपर 2 में एज सच, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो यहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग एज सच होती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर से आप कुछ वॉयलेशन करते हो, यूपीएससी के आंसर राइटिंग में कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि लेट्स टेक कि अगर ये ऐसे है, यहां पे मार्जिन्स होती है, मार्जिन्स है, और आपने इस मार्जिन पे ही अपना पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दिया, रफ वर्क कर दिया, तो इसके वजह से आपके 1-2 मार्क हो सकता है कि वो आपके कंटेंट को 10 मार्क देना चाहता हो, लेकिन आपने ये कर दिया तो उसने वहां से 2 मार्क खींच लिए आपके, तो ये हो सकता है। हो सकता है कि रिपोर्ट राइटिंग में आपने नाम, अपना नंबर मेंशन कर दिया है, रोल नंबर, जो कि अलाउड नहीं होता है, तो उसके लिए आपको पेनल्टी लग सकती है, पेनल्टी लगती है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ रूल वॉयलेट करते हो तो जहां आपको 10 मिलने चाहिए वहां वो आपको 2-3 मार्क कम देगा, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसे कि अगर है कि यहाँ पे लिखा है, एक ग्रामर का क्वेश्चन लेता हूं, एलिफेंट, यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज करना है, ए एन द, ओके, इन केस आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपका मार्क नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये वाली नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट पेनल्टी मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, सर व्हाट इज द आइडियल टाइम लिमिट टू कंप्लीट एन एसे? ठीक है, अब मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं कि अब आप एग्जाम में बैठ चुके हो और एग्जाम में 6 में से 4 ऐसे आपको लिखने हैं, हर एक ऐसे 300 वर्ड में आपको लिखने हैं, तो आपका जो एक ऐसे है वो 17 से 15 से 18 मिनट में हो जाना चाहिए। देखो 15 से 18, मैं यहाँ पे 20 मिनट भी नहीं कह रहा हूं, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आप कैसे अपना एक एक 2-2 मिनट यहाँ पे बचाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही प्ले करता है पेपर 2 में कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो, ओके। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट का पेपर छूट जाता है, और पेपर जहां आपका छूटा, आपने जो 1-2 मार्क मिलना था, आप वो भी अपॉर्चुनिटी आपने लूज कर दी है। तो ध्यान रखना है कि एक आइडियल ऐसे एग्जाम में आपका 15 से 18 मिनट में हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी हम बिगनर्स हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको घड़ी देख के ऐसे नहीं लिखना है कि यार 20 मिनट में मेरा हो ही जाना चाहिए, 15 मिनट में हो जाना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो आप डिमोटिवेट हो रहे हो। बिल्कुल नहीं चलेगा, 40 मिनट लो, 50 मिनट लो। फिलहाल मेक श्योर कि कोई भी टॉपिक है, आप उस टॉपिक से डरते नहीं हो, आपको ऐसे समझ में आ गया, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, राइट, एंड हाँ, अगेन भूल गए होंगे तो अटेंडेंस लगाना नहीं भूलना है। नेक्स्ट आते हैं हम सीधे काम की बात पे, जो आज का हमारा टॉपिक है, इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। यू हैव टू राइट एन एसे ऑफ 300 वर्ड्स, 300 वर्ड का यहाँ पे हमें एक ऐसे लिखना है, ओके। देखेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें आपके ऐसे को और एनरिच कर सकती है। फैक्ट्स, कोट्स, ये सारी चीज मैंने बताया है कि इफ आता है, इफ सूटेबल है तो बिल्कुल यूज करो फोर्सफुली। कुछ भी ऐसा नहीं कि यार नेशनल सिक्योरिटी का कोई भी ऐसे यहाँ पे डाल दिया, ये नहीं चलेगा, ठीक है। आपका जो ओपनिंग पैराग्राफ है उससे उसने रिलेट भी करना चाहिए, ओके। और यहां पे मैं जो डिस्कस कर रहा हूं एक सिंपलेस्ट ऐसे, ओके, एटलीस्ट इतना तो आपका होना चाहिए। हो सकता है कि आपका इससे भी ब्यूटीफुल हो। तो इससे पहले एक चीज और आपको रिमाइंड कराऊंगा, 6 स्टेप्स आपको याद है ऐसे लिखने के? बिल्कुल, अभी तक तो याद हो जाने चाहिए। क्या बताए थे मैंने कि एक होता है प्री राइटिंग। पहला क्या था कि हमें टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो ये टॉपिक किस थीम का है? इंटरनल सिक्योरिटी का है, समझ में आ गया। तो यही होता है अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, सेलेक्टिंग द टॉपिक, ओके। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या दिखते हैं मुझे? पहला तो है थ्रेट्स। अब ये थ्रेट्स जो है, जो चैलेंजेस है, वो कैसे चैलेंजेस है? इमर्जिंग चैलेंजेस। इमर्जिंग मतलब जो अभी न्यूली इमर्ज हो रहे हैं, नए नए चैलेंजेस आते जा रहे हैं। किससे रिलेटेड? इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी। क्या आपको इंटरनल सिक्योरिटी तो समझ आ चुकी होगी अब तक? कल के पेपर में भी, मैंने कल के ऐसे में भी बताया था इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। इमर्जिंग थ्रेट्स यानी न्यूली इमर्ज थ्रेट्स जो होते हैं, सोचो कि आज के टाइम पे एक होते हैं यार जो सदियों से चले आ रहे हैं, ओके, जो लैंड एग्रेशन होता है। पुराने राजा महाराज भी क्या करते थे? अपने इंपायर को बढ़ाने के लिए दूसरे की लैंड ग्रैब करते थे। तो ये प्रॉब्लम तो सदियों से चले आ रही है। चाइना भी अभी यही करता है ना? सबकी, अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है, जम्मू कश्मीर भी मेरा है, मंगोलिया भी मेरा है, तिब्बत भी मेरा है।
तो ये तो पुरानी प्रॉब्लम्स चलते आ रही है, यहाँ बात की है इमर्जिंग थ्रेट्स। तो अब आपको समझ गया होगा इमर्जिंग थ्रेट में आप क्या लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड साइबर थ्रेट आप लिख सकते हो, करेक्ट, फ्रॉड्स लिख सकते हो, देन आप, हाँ, आप कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल थ्रेट है उसे आज के टाइम पे लिंक कर सकते हो, करेक्ट। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, नक्सलिज्म पुरानी प्रॉब्लम है, 1960 से चली आ रही है, माओइस्ट आइडियोलॉजी पे, आज मैं उसे कैसे कनेक्ट कर सकता हूं कि यार अब जब ये लोग इंडिया के इंटरनल पार्ट से, ठीक है, और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग ही कर रहे हैं, इससे अलग नहीं होती है कुछ। सो अब इंडिया के इंटरनल एरियाज में, ट्राइबल रीजन में, फॉरेस्ट रीजन में ये लोग एक्टिव रहते हैं, नक्सलाइट लोग, ओके। तो अब क्वेश्चन ये आता है, तो ये तो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ LWE 1960 से इंडिया में चलते आ रहा है, नक्सलवारी विलेज से ओरिजिनेट हुआ था। जब ये ऑपरेट यहाँ करते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो इनके पास हाईली हाईली मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट आते कहाँ से, आप देखोगे इनके पास तो वो बजूका तक आ गई है, IEDs आती है, इन्हें सप्लाई कौन कर रहा है, इनके पास वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इन्हें सारी न्यूज कैसे पता चल जाती है कि आज यहाँ से कॉन्वॉय जाने वाला है ना। तो इसका मतलब ये है कुछ तो टेक्नोलॉजी का यूज ये भी कर रहे हैं। सो यस, नक्सलिज्म जो कि एक ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है, जब मैं उसे आज के प्रॉब्लम से लिंक करता हूं कि आज के हाईली इक्विप्ड वेपन इनके पास कहां से आते हैं, पैसा इनके पास कहां पहुंच रहा है, टेक्नोलॉजी ड्रोन्स ये सब कहां से पहुंच रहा है, तब मैं कहता हूं कि हाँ, ये भी एक इमर्जिंग थ्रेट है। और क्या थ्रेट में आप लिख सकते हो, कोविड-19 बायोलॉजिकल थ्रेट है ना, पूरा देश ठप पड़ चुका था। तो ये सारी चीज होती है इमर्जिंग थ्रेट। ये मैंने आपको ना जस्ट ब्रीफिंग दी है, डिटेल में अभी डिस्कस करना बाकी है, ठीक है, अभी टॉपिक चालू भी नहीं हुआ है, मैंने बस आपको बताया अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। तो मीनिंग इसका ये निकलता है, अगेन भेड़चाल नहीं करना है, ठीक है, चूहों की रेस में नहीं भागना है। गलती से अगर आप भेड़चाल में, चूहों की रेस में जीत भी जाते हो, तभी भी आप क्या कहलाओगे, चूहा ही कहलाओगे, ओके। सो इमर्जिंग थ्रेट का मतलब अब सॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। देन आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट, स्ट्रक्चरिंग पार्ट, जो भी हम अभी आने वाले स्लाइड में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और स्ट्रक्चर करना है। अगेन इसे हम क्या कहते हैं, लिखने से पहले वाली प्रोसीजर जो हमारे माइंड में हो जानी चाहिए, ओके, क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीज सोचने का टाइम हमें नहीं मिलेगा। 15 से 18 मिनट के अंदर एक ऐसे होना चाहिए, याद रखना है एग्जाम में, अभी टाइम लो, ठीक है, अभी हम उसी एक ऐसे को 15 से 18 मिनट में कैसे लिखते हैं, वो हम टाइम कंसाइज ही कर रहे हैं, आज की प्रैक्टिस हमारी कल काम आने वाली है। देन ये जो भी हम थॉट्स है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसे स्ट्रक्चर करना, स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, एक ऐसे को इंट्रोडक्शन कैसे देना है, मेन बॉडी कैसे बनानी है और कंक्लूड कैसे करना है, ये सारी चीज इसमें आएगी। तो आई होप कि अभी तक सब कुछ चीजें क्रिस्टल क्लियर है। स्टार्ट करेंगे कि ये जो हमारा टॉपिक था, अगेन आई विल राइट डाउन हियर, इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। कीवर्ड्स क्या मिलते हैं मुझे, एक हो गया इमर्जिंग थ्रेट्स, दूसरी चीज इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी हमें पता है क्या होता है, कि हमें ये इंश्योर करना है कि विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन रहे, सोवेरेनिटी, सोशल हार्मनी ये प्रॉपरली मेंटेन रहे, ओके, ये होता है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी। इमर्जिंग थ्रेट्स क्या होती है, ये भी हम यहां पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिखता हूं थ्रेट। थ्रेट्स मतलब क्या हो सकता है, कोई भी इशू, कोई भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम। दो तरीके की थ्रेट हो सकती है, एक होती है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, पुराने जमाने से चली आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल भी कहते हैं, कन्वेंशनल प्रॉब्लम। और एक होती है न्यूली इमर्ज्ड, ठीक है, जो कि समय के हिसाब से नई नई प्रॉब्लम आते रहती है, न्यूली इमर्जिंग या न्यूली इमर्ज प्रॉब्लम्स। ट्रेडिशनल में मैं क्या क्या लिख सकता हूं, जो एक टेररिज्म का प्रॉब्लम है, टेररिज्म का प्रॉब्लम कब से चला आ रहा है, ठीक है। सो ये हो गया, टेररिज्म लिख लेता हूं। सेकेंड, इंडिया के केस में LWE माओइस्ट आइडियोलॉजी, नक्सलिज्म में यहां पे लिख देता हूं। और यहां पे क्या हो सकता है, और थोड़ा सा सोचो, ठीक है, आपको भी सोचना है, टेररिज्म, नक्सलिज्म, देन ड्रग की प्रॉब्लम, ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। यहां आ जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको भी कुछ नई चीज याद आ रही होगी कि हाँ यार, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज भी पुराने जमाने से चली आ रही है। ओके, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साइबर फ्रॉड क्या 1960 से चला आ रहा है, राजा महाराजा के टाइम से चला आ रहा है? ठीक है, नहीं। ठीक है, तो हम वो चीज कहाँ लिख सकते हैं, वो चीज हम यहाँ पे बिल्कुल ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइबर थ्रेट, साइबर स्पेस पे जो भी थ्रेट होते हैं, एंड इफ आई वांट टू कनेक्ट दिस, अब इसी को अगर मैं कनेक्ट करता हूं आज के जमाने से, पहले कैसा चलता था, अगर से पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो भी रही है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई भी रैकेट अगर चल रहा है वो कैसा चलता था, ठीक है, वहां पे नॉर्मली एक एरिया होता था, उस एरिया पे किसी भी माफिया का कंट्रोल होता था, इस तरीके से चीजें चलती थी, किडनैपिंग की जाती थी, देन वो वहां पे उन्हें रैकेट का हिस्सा बनाया जाता था। आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे सारी चीजें ऑनलाइन चलती है। ओके, देन ऑनलाइन होती है, जो भी आपका पैसा ट्रांसफर होता है, पैसों का ट्रांसफर का आज हम ऑनलाइन करें तो पूरा रिकॉर्ड होता है, लेकिन अगेन हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां से आप अनसेंट्रलाइज्ड वे से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से इसे लिंक कर सकता हूं, ठीक है, तब वो मैं इमर्जिंग थ्रेट में बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, देन साइबर थ्रेट हो गया, और यहां पे क्या आ सकता है, थोड़ा सा सोचना है आपको, ठीक है, चीजें आपके आसपास ही है। आजकल आपने सुना होगा स्लीपर सेल्स वाला कंसेप्ट, है ना, पहले होता था ये सब नहीं, स्लीपर सेल हो गया। देन आप यहां पे लिख सकते हो लोन वुल्फ अटैक्स या लोन वुल्फ टेररिज्म, ये चीजें आती है हमारी इमर्जिंग थ्रेट्स में। ओके, देन यहां पे और क्या लिख सकता हूं मैं, एक क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज अब ये ऐसी चीज है जो कि ट्रेडिशनल में भी आती है और आज के भी टाइम पे आती है। अब ट्रेडिशनल और आज के टाइम में डिफरेंस क्या है कि आज के टाइम में क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्सेस इतने हैं, इतने रिसोर्सेस होने के बावजूद हम क्यों उसे मिटिगेट नहीं कर पाते, हम क्यों उसे उससे प्रिपेयर्ड नहीं रह पाते, है ना, क्योंकि रिसोर्सेस की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, बट स्टिल हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारा क्लाइमेट इंपैक्ट पड़ रहा है ना, तो ये भी क्या है, ये भी एक इमर्जिंग थ्रेट है, हेंस हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो, अगर मैं ये चीज को सिर्फ हवा में छोड़ दूं, अगर मैंने सिर्फ बोल दिया कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये भी इमर्जिंग थ्रेट है, और मैंने इसके बारे में कुछ कमेंट ही नहीं किया, तो आपके मन में ये थॉट आएगा कि यार क्लाइमेट चेंज तो पहले भी होता था, आज में और पहले में क्या डिफरेंस आ गया। लेकिन मैंने मेरे पॉइंट को जस्टिफाई किया, कैसे जस्टिफाई किया, विद द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, जो हमारे हार्मफुल हम इतना CO2 एमिशन हो रहा है। ओके, हम ग्रोथ की तरफ तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हमारे क्लाइमेट से, उसके वजह से सेंसिटिव एरिया में हम ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हिमालयन रीजन में, ओके, जो कि एक सेंसिटिव रीजन है, फ्रजाइल रीजन है। ओके, तो जब मैंने ये एक रीजन उसके साथ अटैच किया, तब आप बोलोगे हाँ सर, अब तो आप इसे लिख सकते हो इमर्जिंग थ्रेट में। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपना जो पॉइंट है उसे करंट सिनारियो से आपको जस्टिफाई करते आना चाहिए। क्लियर, तो ये भी आप एक चीज सीखना है आपको। यहां पे हम लिख सकते हैं एक, जो हमारा क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, ठीक है, देन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक चीज, इंडिया की अच्छी चीज क्या है कि इंडिया में अगर आप देखोगे कि वैसे तो जिसको नेगेटिवली देखना है, हम नेगेटिव एस्पेक्ट ये देख सकते हैं कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ क्रॉस कर चुका है, या कर जाएगा बहुत ही जल्दी। ओके, तो लेकिन अगर इसी 150 करोड़ का मैं पॉजिटिव साइड देखता हूं, तो मुझे ये भी दिखता है कि यार इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, वो 15 से 35 साल के बीच की है, राइट। तो ये जो है मेरा डेमोग्राफिक चैलेंज, इसे, ये तो एक मेरा ये मेरी स्ट्रेंथ भी है इंडिया की, और ये एक चैलेंज भी है। स्ट्रेंथ ये कब बन सकता है, अगर से मैं इसी डेमोग्राफी का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता हूं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन मतलब जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसके लिए मैं इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता हूं, उसके लिए मैं इतनी जॉब क्रिएट करता हूं, उसके लिए मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाता हूं जहां पे वो इनोवेटिव तरीके से सोचता है, नई नई चीजें इन्वेंट करता है, जो कि एक नेशनल प्रॉस्पेरिटी, हमारी GDP में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर यही चीज उसको अवेलेबल नहीं होती है, तो इससे क्या हो सकता है, इससे क्या होगा, इससे ये चीज हो सकती है कि यार अब उसके पास जॉब नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, पैसे कहीं ना कहीं से तो लाने पड़ेंगे, फैमिली को फीड करना है। ओके, बहुत सारी चीजें देखनी होगी उसे पर्सनल लेवल पे, देन वो ऐसे क्रिमिनल चीजों में इंडल्ज होगा, राइट, है ना। तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक चैलेंज है हमारा डेमो
डेमोग्राफिक चैलेंज, डेमोग्राफिक चैलेंज। तो एक कुछ मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिख दिए। क्या कर रहे हैं अभी हम? ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग? क्योंकि हम हमारे 300 वर्ड लिख सके। ओके, तो ये हम सोचने का काम अभी कर रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे कितने पॉइंट्स आ गए मेरे पास, और ये सारी चीज कहां पे ऐड होने वाली है? जो मेरा राइटिंग पार्ट है ऐसे का 6 स्टेप्स में से जो राइटिंग वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, कहां पे मैं इसका यूज कर सकता हूं? इसका मैं यूज कर सकता हूं हमारे मेन बॉडी में। करेक्ट? मेन बॉडी में अगर आप सोचो कि अब मैं मेरा एक पैराग्राफ साइबर थ्रेट को दे देता हूं, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यूली इमर्जिंग थ्रेट्स है, ड्रोन्स इसमें आ जाएगा, साइबर फ्रॉड आ जाएगा, देन फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे अफेक्ट हो सकता है, ये सारी चीज आ जाएगी। तो मेरा ये एक पैराग्राफ बन जाएगा। क्लियर? एक पैराग्राफ मैंने डेडिकेट कर दिया किसे? साइबर सिक्योरिटी को या टेक्नोलॉजिकल थ्रेट को। सेकेंड में दे देता हूं स्लीपर सेल, लोन वुल्फ, टेररिज्म को। कहीं ना कहीं टेररिज्म ट्रेडिशनल टेररिज्म से रिलेटेड है, लेकिन ये एक उसका अपडेटेड वर्जन है ना। सो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ मेरा इसके ऊपर आ सकता है। सेकंड पैराग्राफ के लिए भी चीज होगी। आप चाहे तो इसमें नक्सलिज्म को भी ऐड कर सकते हो, है ना, क्योंकि एट द एंड ये तो सब टेरर के ही फॉर्म है। नक्सलिज्म को आप ऐड कर सकते हो, स्टेटिंग अ रीजन। आप ये वहां पे अपना रीजन दे सकते हो कि यार नक्सलिज्म के पास वेपन कहां से आ रहे हैं, नक्सलिज्म ड्रोन का मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में ऐड कर सकते हो। तीसरा पैराग्राफ मेरा हो सकता है क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर हो सकता है। ठीक है, कि हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट को निग्लेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन सकता है। ओके, या नेशनल प्रोग्रेस को हैम्पर कर सकता है। लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें अफेक्ट हो सकती है हमारे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। डेमोग्राफिक चैलेंजेस, इसके ऊपर आपका चौथा पैसेज हो सकता है। ओके, अब हर एक पैसेज के ऊपर, हर एक पैराग्राफ के ऊपर अगर मैं 6 से 7 लाइन लिखता हूं, तो क्या मेरा बॉडी पार्ट में 200 शब्द नहीं हो सकते हैं क्या? ठीक है, या 180 से 200 शब्द नहीं हो सकते? आपको सोचना है। ओके, इसके अलावा और भी चीजें आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको लगता है। ठीक है, क्या हो सकता है कि जो सोशल मीडिया है उसका मिसयूज हो रहा है, जो फेक न्यूज होती है वो इतने इजीली स्प्रेड हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, डिस्ट्रेस्ट, सोशल अनरेस्ट, ये सारी चीजें पैदा हो सकती है। ठीक है, आप पॉलिटिकल एंगल को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि अगर से जो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी पॉलिसी ऐसी है जो कि डेमोक्रेसी को डिफेम उसे करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने पे लगा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ करना मतलब क्या है? नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर करना। आपका ये एस्पेक्ट भी हो सकता है। मेन चीज अभी तक आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कोई भी चीज नेशनल थ्रेट हो सकती है अगर आप उसे प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करो तो। ठीक है, मैंने देखो नक्सलिज्म को भी जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है मैंने किया उसे रिलेट, कि आज के टाइम पे इनके पास इतने मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट कहां से आ रहे हैं। मैंने डेमोग्राफी को लिंक कर दिया। ठीक है, पॉपुलेशन पहले कम थी तो प्रॉब्लम, क्योंकि कम लोगों को प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं थी। आज ज्यादा है तो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि वो मिसलीड भी हो सकता है। सोशल मीडिया की फेक न्यूज, इन सारी न्यूज से क्या हो सकता है, हमारा यूथ, आपने तो देखा ही होगा आजकल जो चल रहा है, रील्स, शॉर्ट्स, ये सारी वजह से कैसे वो इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो ये भी हमारा एक चैलेंज है। राइट, सो मेन बॉडी का पार्ट हमने डिस्कस किया है। अब बात आते हैं कंक्लूजन पे। ठीक है, कंक्लूजन पे अगर आप चाहो तो मेन बॉडी में एक पैराग्राफ, अगेन एक पैराग्राफ 6, 7, 8 लाइन आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने आपको यह बता दिया कंक्लूजन में आपके पास 30 से 50 वर्ड है, इंट्रोडक्शन में आपके पास 30 से 50 वर्ड है, मेन बॉडी यू आर द बॉस कि आपको कितने वर्ड का एक पैराग्राफ प्रॉपर एक एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक पैराग्राफ आप यहां पे ये ऐड कर सकते हो कि अब मैंने जो जो प्रॉब्लम्स यहां पे बताई है, इन सभी प्रॉब्लम्स का जो हमारी गवर्नमेंट है या प्राइवेट प्लेयर्स है, ठीक है, जो भी स्टेक होल्डर्स है, इंस्टीट्यूट्स है, इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। सब कहते हैं ना, पहली चीज, इट इज नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है कि आपको जबरदस्ती गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐड करनी है। सही समय पे सही फ्लो में अगर आप ऐड करते हो, सो दैट वुड साउंड गुड, वो एक अच्छा साउंड भी करेगा और आपके ऐसे को अच्छा भी बनाएगा। जबरदस्ती अगर आपने सोच ही लिया है कि पहले पैराग्राफ में, पहले तो मैंने बात कर ली कि भाई लेट्स टेक कि मैंने रामायण की पूरी बात कर दी, आखिरी का एक पैराग्राफ मैंने कुछ ना कुछ
श्री कृष्ण का दे दिया या महाभारत से उठा के दे दिया, ठीक है, लिंक करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ऐसा जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। तो आप प्रॉपर लिंकेजेस बिठाइए, ठीक है। एक पैराग्राफ आप डेडिकेट कर सकते हो कि अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो थ्रेट्स है उसे हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे हम उसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ यहाँ पे पॉलिसीज लिख सकते हो गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट लेके आया, हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जो फेक न्यूज को पब्लिकली ये बताते हैं कि ये जो भी फेक न्यूज स्प्रेड हो रही है वो गलत है। नॉर्मल सा क्या देखते हो आप, पीआईबी के पेज को फॉलो कीजिए, पीआईबी का इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए, वहां आपको पता चलेगा कि पीआईबी कितने फैक्ट चेक करता है और उसे रॉन्ग प्रूव करता है। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल देने हैं, एट द एंड हमारा जो पेपर चेक करेगा वो कोई हाईली इंटेलेक्चुअल बंदा, ठीक है, हाईली इंटेलेक्चुअल जो है, लेकिन भाई वो एक प्रोफेसर भी है, वो इंग्लिश के लिटरेचर हो सकते हैं, इंग्लिश के हिंदी के प्रोफेसर हो सकते हैं, ओके। तो ये सभी लोग हमारे ऐसे चेक करते हैं। तो उस हिसाब से नॉलेजेबल है नो डाउट, लेकिन उसे पढ़ने में अच्छा भी लगना चाहिए। सो आप एक पैराग्राफ ऐसे डेडिकेट कर सकते हो। एट द एंड जब हम आते हैं कंक्लूडिंग पार्ट पे, अगेन कितना होना चाहिए कंक्लूडिंग पार्ट? 30 से 50 वर्ड्स का हमारा कंक्लूडिंग पार्ट होना चाहिए। क्या क्या चीजें मैं इसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूं? कंक्लूजन में क्या आता है कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एट द एंड हमें हमारे संविधान को प्रोटेक्ट करना है, हमारी नेशनल इंटीग्रिटी जो है उसे बरकरार रखना है, हमारी जो इंडिया की एक यूनिकनेस है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसे हमें मेंटेन करना है, ना कि हमें कम्युनल चीजों में इंगेज करना है, ना कि हमें कम्युनलिज्म को एस्केलेट करना है। नहीं, हमें एक सोशल हार्मनी मेंटेन करके रखनी है। यही हमारा कंक्लूजन होता है कि कैसे हम एक इंडिविजुअल लेवल पे अवेयर हो सकते हैं, प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हैं, जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, ठीक है। अब ड्रोन की जो प्रॉब्लम है इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ड्रोन की प्रॉब्लम काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी से। सो टेक्नोलॉजी का एंटीटोड क्या है? टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख देता हूं जो कि हमें हमेशा हेल्प करेगा कोई भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। जैसे कि क्या होता है, हमें चाहिए, आप यही पूछ रहे थे ना कि सर कुछ अच्छे वर्ड्स भी बताइए जिसे हम यूज कर सके। हमें कॉम्प्रेहेंसिव प्लान चाहिए। कॉम्प्रे ठीक है, स्पेलिंग देखना है, कॉम्प्रेहेंसिव। हमें एक कॉम्प्रेहेंसिव प्लानिंग करनी है जो कि मल्टी डिमेंशनल होनी चाहिए, मल्टी फेसेटेड होनी चाहिए। इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इन तीनों बॉडीज को कोलैबोरेटिव मेजर्स लेने हैं कि हम कैसे इन सभी चैलेंजेस को, ये जो भी हमारे चैलेंजेस है, इन्हें साइमल्टेनियसली मिटिगेट कर सके, साइमल्टेनियसली इनके ऊपर एक्ट कर सके। तो एक चीज ये आती है, हमारा एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए जिसमें हर किसी का पार्टिसिपेशन जरूरी है, गवर्नमेंट का, प्राइवेट प्लेयर का, इंस्टीट्यूशंस का, जो अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सभी का, एंड इंडिविजुअल्स का, सभी का यहाँ पे एक योगदान होना चाहिए। सो दैट कि हम इससे, अब हमारा क्या योगदान होगा? हमारा योगदान ये हो सकता है कि एटलीस्ट सोशल मीडिया पे जो न्यूज आती है हम उसे फॉरवर्ड ना करें। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीजें सब यहाँ पे हेल्प करती है। सो ये हो जाएगा हमारा कुछ ना कुछ आप इस तरीके के वर्ड यूज कर सकते हो। ओके, आफ्टर दैट और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हमारे दो तरीके के गोल्स होने चाहिए। ओके, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ, जैसे कि अभी नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा, जो हमारी दो ट्राइबल कम्युनिटीज है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न की दो हमारी कम्युनिटीज है, कुकीज और मीतीस, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टेंशंस चल रहे हैं। ओके, शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा कि यार इनके वजह से यही जो छोटी सी फाइट है ये एक बड़ी फाइट में एस्केलेट ना हो। सो मुझे शॉर्ट टर्म गोल मेरा ये होना चाहिए, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या एज एन हायर अथॉरिटी, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है भाई, कुछ भी करो इनिशियली मेक श्योर कि कोई भी लोगों को लॉस ना हो, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, ठीक है, और मैटर ज्यादा एस्केलेट ना हो, जो भी रीजन है वहीं तक उसे रेस्ट्रिक्टेड करना, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल होगा। लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा कि मुझे उसका जो रूट कॉज है वो फाइंड करना और उसे उसे पैसिफाई करना। ठीक है, तो ये दो तरीके के गोल के पे हमें हमेशा वर्क करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कंक्लूडिंग पार्ट। सो मेन बॉडी हो गया, कंक्लूडिंग पार्ट हो गया। थोड़ा सा हम यहाँ पे टाइम देंगे हमारे इंट्रोडक्शन को भी। ठीक है,
अब इसी चीज का इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है? इंट्रोडक्शन, आई गेस आपको इंट्रोडक्शन का आइडिया आ चुका होगा। इंट्रोडक्शन के कीवर्ड्स मेरे टॉपिक से ही आएंगे। एक हो गया इमर्जिंग थ्रेट्स, एक हो गया इंटरनल सिक्योरिटी। आप छोटे से लाइन में एक्सप्लेन कर दो। अगर कुछ नहीं आता है, अगर आप करंट एग्जाम्पल से समझाना चाह रहे हो कि इमर्जिंग थ्रेट्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आप उससे समझा सकते हो। ठीक है, इफ आप कोई एनेक्डोट देना चाहते हो उससे आप समझा सकते हो। ठीक है, या तो फिर सबसे प्लेन और सिंपल आपको रखना है, आप यहां पे बता दो कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है और इमर्जिंग थ्रेट्स क्या होता है, और इन्हें थोड़ा सा लिंक कर दो। यही बात आई थी, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था, सर कोई भी चीज को कनेक्टर्स यूज कैसे करते हैं या लिंक कैसे करते हैं। अब यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी है, मुझे उसे इमर्जिंग थ्रेट से लिंक करना है, एक ऐसे के फॉर्म से हम यहाँ पे देखेंगे। सो आई होप यहां तक चीजें सब कुछ क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर सेम चीज है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन 30 से 50 वर्ड ले लो, देन मेन बॉडी में आप पैराग्राफ वाइज ले लो। एक में आपने साइबर सिक्योरिटी बता दिया कि पहली इंपॉर्टेंट इमर्जिंग थ्रेट साइबर से रिलेटेड है, दूसरी इंपॉर्टेंट थ्रेट लोन वुल्फ अटैक है, तीसरी इंपॉर्टेंट थ्रेट डेमोग्राफिक चैलेंज है, चौथी इंपॉर्टेंट चैलेंज क्लाइमेटिक चैलेंज है, और कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंज बायोलॉजिकल चैलेंज है, और कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल चैलेंजेस है। ये सारे इमर्जिंग थ्रेट्स है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है वो सेलेक्ट कीजिए, उसे एक एग्जाम्पल के साथ अगर आप ऐड करते हो तो वो और अच्छा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, समझने के लिए इजी हो जाता है। देन फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूजन में क्या आएगा, आपको समझ गया कि हर एक चीज का, हर एक अथॉरिटी, हर एक इंस्टीट्यूट का योगदान लेना है, होलिस्टिक अप्रोच रहनी चाहिए, मल्टीफेसेटेड, जो कि हर एक चीज को एट द सेम टाइम उनके ऊपर एक्शन ले सके। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आते हैं कि कैसे हमें वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, वर्ड्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स आएंगे कहां पे, क्योंकि जब हमारी एक चैलेंज थी साइबर अटैक से रिलेटेड, साइबर अटैक ये भी एक इमर्जिंग थ्रेट है, वर्ड्स कहां से लाएंगे। अब आप, मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोलता हूं, साइबर अटैक आर दोस विच जनरेट्स ऑन द साइबर स्पेस, जो साइबर स्पेस पे होते हैं, इंटरनेट की वजह से होते हैं। ठीक है, अगर से क्या होता है इसमें कि एनी पर्सन कैन मेक अ सॉफ्टवेयर दैट कैन स्टील माई डेटा। एक हो गया कि मैंने ये दो लाइन में आपको समझाया, क्लियर है। एक में मैं सिंपल कहता हूं कि मैंने एक मैलवेयर से आपका डेटा डेटा ले लिया, है ना, तो मेरे पास एक वर्ड मिल गया मैलवेयर। कहां से आते हैं ये सब वर्ड, अगर आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो। ठीक है, ऐसे के क्लास में मैंने बताया था कि कंटेंट कहां से आता है। कंटेंट आता है हमारा एक पेपर 1 की प्रिपरेशन से, दूसरा करंट अफेयर पढ़ने से, एंड न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर है वही हमारा करंट अफेयर होता है। क्या आपको लंबे लंबे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, नो डाउट दैट विल हेल्प यू, लेकिन अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो आपकी कोई भी वन लाइनर मैगजीन से भी आपका काम चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, द इंडियन गवर्नमेंट हैज इशूड अ वार्निंग। ये हमारी करंट अफेयर का एक कटआउट मैंने लिया है ताकि आपको समझा सके। हैड इशूड अ वार्निंग रिगार्डिंग अ न्यू एंड सोफिस्टिकेटेड स्कैम नोन एज स्मिशिंग। ठीक है, तो स्मिशिंग एक तरीके का स्कैम है। आप सोचो कि अब आप अपने साइबर अटैक में स्मिशिंग यूज करते हो सिर्फ। ठीक है, कितना अच्छा साउंड करता है। ओके, एक टेक्निकल टर्म है रिलेटेड टू साइबर अटैक। सो जहां पे इसका मतलब क्या है, एसएमएस को हम ऐड कर देते हैं फिशिंग के साथ तो वो बन जाता है स्मिशिंग। इनफैक्ट यहाँ पे स्पेशली बोला भी गया है कि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपके सीएपीएफ के लिए, जो कि आप यूज कर सकते हो। सेकेंड, रिसेंटली अभी एक नया वर्ड आया है फिर से, जूस जैकिंग। ठीक है, जूस जैकिंग, आरबीआई इश्यूज वार्निंग अगेंस्ट जूस जैकिंग with a cautionary message to mobile phone using user advising them against charging their device using public ports। सिंपली जूस जैकिंग का मतलब ये है, सपोज अगर मैं रेलवे स्टेशन जाता हूँ, रेलवे स्टेशन पे फिर मैं कोई भी पोर्ट यूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो क्या क्या हो सकता है, वो पोर्ट हो सकता है कि ऑलरेडी हैक्ड हो या किसी वाईफाई सर्वर को कनेक्टेड हो, वो मेरा पूरा डेटा पोर्ट के थ्रू ले सकता है मोबाइल का। ठीक है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, जूस जैकिंग कहते हैं। ओके, तो ये सारे वर्ड्स हमें वन लाइनर मैगजीन में भी मिल जाते हैं। अगर आपके पास उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है तो आप कहीं से भी, आप लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम चीजें का एडवांटेज ले सकते हो। सो फाइनली वील डिस्कस द टॉपिक दैट इज इमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। विल रीड आउट द इंट्रोडक्शन। इंडिया as the world's largest democracy faces diverse security challenges throughout its length and breadth like terrorism and insurgency।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक हमने एक हिस्टोरिकल चीज बता दी इंडिया के बारे में। हाउएवर 21st century presents a new breed of challenges that demand immediate attention। बात आ गई कहीं ना कहीं इमर्जिंग थ्रेट्स पे। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि एक तो प्रॉब्लम है भाई, वो सदियों से इंडिया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते आ ही रहा है, लेकिन 21st सेंचुरी के कुछ अपने ही इमर्जिंग चैलेंजेस है जिन्हें हमें प्रॉपर अटेंशन देना है। ठीक है, एक है ना वो कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सोल्यूशन, तो ये वैसा ही कुछ है। तो यहां से हमारा मेन बॉडी स्टार्ट होता है। फर्स्टली, साइबर वॉरफेयर हैज इमर्ज एज अ क्रूशियल चैलेंज विच एक्सप्लॉइट्स इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट मैंने किसके ऊपर दे दिया है यहाँ पे, साइबर वॉरफेयर पे। इमर्जिंग साइबर अटैक्स लाइक फिशिंग, स्मिशिंग, मैलवेयर, जूस जैकिंग। समझ में आया कि ये वर्ड आते कहां से? ठीक है, ऐसा नहीं करंट अफेयर पढ़ रहा हूं तो भाई सिर्फ करंट अफेयर पेपर 1 में काम आएगा, बात खत्म, वहीं तक हो गया, क्योंकि अब तो हमारा दिमाग सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ेगा, हमें ये नहीं पता कि वो पेपर 2 में भी यूज किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेकेंडली, कैन क्रिपल इसेंशियल सर्विसेज एंड टारगेट इकोनॉमिक, फाइनेंस, एनर्जी एंड डिफेंस सेक्टर। ठीक है, तो साइबर वॉरफेयर ये सारी सेक्टर्स को अटैक कर सकता है। देखो, सेकेंडली, अगला पैराग्राफ कैसे स्टार्ट हुआ है, सेकेंडली से, स्ट्रक्चर भी समझना है। फर्स्टली साइबर अटैक, सेकेंडली द राइज ऑफ लोन वुल्फ अटैक uncoordinated by non-state actors present a complex threat. These attackers are harder to predict and prevent. इनफैक्ट आपने एक मूवी देखी होगी हॉलीडे, अक्षय कुमार की, ठीक है, उससे तो हमें समझ में आता है। ठीक है, ये चीज कहीं से मैंने और कहीं से नहीं पढ़ी, बस इतना पता चला कोई स्लीपर सेल होता है, एक लोन वुल्फ अटैक होता है। स्लीपर सेल खुद ही एक मैक को नहीं जानते, कहां से ऑपरेट करते किसी को नहीं पता। ठीक है, सो इस तरीके से दे आर हार्डर टू प्रेडिक्ट एंड प्रिवेंट, रिक्वायरिंग इनहांस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड कम्युनिटी पोलिसिंग। थर्डली, ठीक है, सेकेंड, फर्स्टली साइबर अटैक, सेकेंडली राइज ऑफ लोन वुल्फ अटैक, थर्डली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, फोर्थली ह्यूमन सिक्योरिटी। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर करना। ठीक है, कैसे एक वर्ड को, है ना, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर कर सकते हो अपने पैराग्राफ को। ये होते हैं आपके कनेक्टर्स, कि एक पैराग्राफ एंड किया, नहीं समझ में आ रहा यार अगला चीज कैसे स्टार्ट करूं, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा एकदम से मैं टॉपिक ही बदल दिया, ऐसे ही वो कहते हैं कि वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, तो वो नहीं होना चाहिए। इस वजह से छोटी छोटी चीज यूज करो। ठीक है, और ये सारी चीजें आपके मन में आनी चाहिए, आप रेस करोगे तब मुझे पता चलता है। ओके, सो थर्डली, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अनदर इमर्जिंग थ्रेट। वाटर स्कैरिटी, resource depletion can escalate social tension and fuel insurgencies in vulnerable areas. Fourthly, challenges to human security like climate change, food health, energy security, and apparent in the aftermath of COVID-19 are part of internal security. Also, demographic challenge may occur if human resources are not utilized to its full potential. देखो, कहीं ऐसा लग रहा है कि यार एकदम से अचानक से डेमोग्राफिक चैलेंज आ गया, नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन सी सोशल प्रॉब्लम है, कौन सी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कौन सी बॉर्डर प्रॉब्लम है, कौन सी फिजिकल प्रॉब्लम है। ओके, देन अगला देखो, लास्टली, समझ में आया? अगर आपको लगता है मेन बॉडी में मुझे 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने, तो फर्स्टली, सेकेंडली या फाइनली, ठीक है, तब आप सिर्फ 3 पे रोक, ये मत करो, जो भी आपका आखिरी होगा आप वहां पे लास्टली यूज करो या फाइनली यूज करो। ठीक है, then lastly, disinformation campaign pose a significant threat to social harmony. Malicious actors can exploit social media to slow discord and ignite communal violence. In conclusion, अब ये हो गया मेरा कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ठीक है, मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर यहाँ पे 4 से 5 लाइन एक पैराग्राफ हो सके तो कुछ एक पैराग्राफ इस पे भी हो सकता था 5 से 6 लाइन की गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स है, बट इट इज नॉट कंपलसरी। ठीक है, क्योंकि 300 वर्ड भी ध्यान में रखने हैं, नहीं होता है तो मेक श्योर कि इसी को और कंसाइज करके आप यहीं पे ऐड कर दो। ठीक है, आपको ये ब्रीच मत करो, अदरवाइज पेनल्टी लगती है। ठीक है, 300 का अगर आपने 400 वर्ड कर दिया, सो अगर आपको 10, आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, 10 मार्क मिलने थे, क्यों मिलेंगे यार 10? ठीक है, आपको तो 300 वर्ड में लिखने थे। ठीक है, वैसे तो फिर मैं चाहूँ तो 1000 वर्ड में बहुत प्यारा ऐसे लिख दूँ तो 20 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। In conclusion, India's internal security needs a multi-pronged approach. While traditional concern remains addressing an evolving threat to technology, lone wolf attack, environmental stress requires a proactive and adaptable security posture to strive and achieve the goal of Vasudhaiv Kutumbakam.
ओके, तो यहाँ पे हमारा ये ऐसे खत्म होता है। कुछ तो सीखा है हमने, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहेंगे, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज इंपॉर्टेंट। जो ऐसे है कि आपको भी लिखना है, लिखते रहिए, अटेंडेंस लगाइए। जो मुझे बच्चा रेगुलर दिखेगा मैं मेरे साइड से उसके ऊपर एफर्ट लूंगा कि उसका पेपर 2 बहुत अच्छे से वो लिख सके, ठीक है। सो ये था आज के क्लास में। हाँ, इसके ऊपर मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आखिरी का 1 मिनट निकालते और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को अगर ये अंडरलाइन कर देते हैं तो क्या होता कि अटेंशन ग्रैब कर जाता, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों को क्या क्या अंडरलाइन हो सकती थी, यहाँ पे टेररिज्म, इंसर्जेंसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, देन इमीडिएट एक्शन चाहिए हमें। फर्स्टली साइबर वॉरफेयर, जिसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, ये फिशिंग स्मिशिंग। अब लिखा है तो यार सामने वाले को दिखना भी तो चाहिए कि हमारी नॉलेज कितनी है। सेकेंडली थोड़ा सा फ्लॉन्ट करना है हमें इस तरीके से, राइज ऑफ लोन वुल्फ अटैक, ठीक है। देन आफ्टर दैट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वाटर स्केर्सिटी। फोर्थली चैलेंजेस टू ह्यूमन सिक्योरिटी। देन यहाँ पे डेमोग्राफिक चैलेंज ये लिख सकते हो, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, देन दैट में इग्नाइट कम्युनल वायलेंस। इन कंक्लूजन प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए, देन एडेप्टेबल सिक्योरिटी पोस्चर, एंड यस दिस वसुधैव कुटुंबकम। अब ये कर देता हूँ तो चीजें रिफ्लेक्ट होती है। सो ये था हमारा आज का ऐसे। इफ आपको पसंद आया है तो प्लीज बताइए, कुछ इम्प्रोवाइजेशन है आपको, अगर ऐसा लगता है कुछ पॉइंट ऐड करने हैं अभी आपके दिमाग में आते हैं, एक तो बुक में लिख लो या कमेंट सेक्शन में कर दो, आपको याद रहेगा। आफ्टर दैट बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी रिक्वेस्ट थी कि सर इसका पीडीएफ चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी है, ठीक है। तो ये कैसे स्टार्ट हुई है इसका आपको जो भी पिक्चर, आप तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इफ अगर आपको ये पिक्चर चाहिए देन यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे, स्टडी फंडा को। वहाँ पे देर इज वन सेक्शन, एक फ्री रिसोर्सेज का सेक्शन है, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ बहुत जल्दी अपलोड होके मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ ये ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपका सारा फ्री मटेरियल यहाँ पे अपडेट होने वाला है। एंड दैट इज ऑल इन टूडेज क्लास। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए, डिसलाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो कमेंट कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आर ऑलवेज वेलकम बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक फ्री कंट्री। सो हैव अ गुड डे। जय हिंद।